92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ स्नेहवीर गोसाई की लिखी कहानी लव मैरिज, बिना किसी एड ब्रेक के। उन दिनों प्यार आजकल के जैसा नहीं होता था, फिर भी भैया भाभी अपने शहर के सबसे हॉट कपल थे। मैं जब शहर में आया था तब उनके बारे में बहुत कम लोगों को पता था, मुझको, दीदी को और शायद उनके कुछ दोस्तों को, मगर फिर भी हम उनको भाभी ही कहते थे। डंपी भैया मेरे भाई थे और मामा के 5 बेटों में दूसरे, कद काठी में किसी से कम नहीं थे। दूसरी तरफ हमारी सुन्नी भाभी सुंदर, होशियार और मेहनती थी। डंपी भैया देखने में कुछ किशोर कुमार के जैसे लगते थे और सुन्नी भाभी माला सिन्हा जैसी। इतवार को रंगोली देखते हुए दीदी को इस बात का एहसास हुआ था। फिर क्या था, लगभग मैं और दीदी उनको किशोर कुमार और माला सिन्हा कहने लगे थे। और तो और हम तो उन्हें देख के गाना गाने लगते थे। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। जब दोनों साथ होते तो गाना सुन के भैया झेंप जाते और भाभी शर्मा जाती। भैया ने इंजीनियरिंग खत्म करके नौकरी करना शुरू कर दिया था। अपनी पहली तनख्वाह से वो भाभी के लिए लाख के कंगन लाए थे, जो भाभी के हाथों में छोटे हो गए थे, लेकिन उन्होंने लौटाए नहीं। भैया के जन्मदिन पे भाभी ने उनको एक फ्रेंच पेन दिया था, जिसकी रिफिल खत्म हो जाने के बाद भी भैया कई दिनों तक अपनी शर्ट पे लगाए रखे थे। उनके बीच चिट्ठियों और तोहफों के लेन देन में मेरी बहुत बड़ी भूमिका होती थी। दरअसल मैं और दीदी जिस मकान में किराए पे रहते थे, भाभी उन्हीं मकान मालकिन की बेटी थी। शनिवार के दिन भैया हमारे घर आते थे। सुबह से भाभी के उपटन, मेहंदी और खूबसूरती के तमाम घरेलू नुस्खे बनने शुरू हो जाते थे। भैया के ऊपर शनिदेव की काफी कृपा थी। भाभी की मम्मी हर शनिवार शनिदेव के मंदिर चली जाया करती थी, देर दोपहरी में लौटती थी। भैया और भाभी इस दौरान दुछत्ती पे घंटों बातें किया करते। मैं चुपके उनको देर तक निहारता था, जैसे कोई फिल्म मेरे सामने चल रही हो। उनकी बातचीत फिल्मों के डायलॉग से बहुत अलग थी। भाभी को नीले रंग की साड़ी पसंद थी और भैया को अंग्रेजी गानों वाली सैंड्रा फॉक्स। भाभी को चॉकलेट आइसक्रीम पसंद थी तो भैया को मटके वाली कुल्फी। मैंने भूरे गत्ते वाली डायरी में सब नोट कर लिया था। एक पेज भाभी का था, दूसरा भैया का। झगड़ा हो जाने के बाद भी भाभी भैया का हमेशा की तरह इंतजार करती थी। भैया नाराज होते तो चिट्ठी भिजवा दिया करते। वो मार्च का महीना था। मेरे इम्तिहान खत्म हो जाने के बाद पहला शनिवार नाराजगी वाला था। भाभी का चेहरा देख के मैं समझ गया था कि दोनों के बीच झगड़ा चल रहा है। वो देर तक भैया का इंतजार करती रही। प्यार में कुछ बातें बगैर कहे ही महसूस हो जाती हैं। भाभी को न जाने क्यों यकीन था कि भैया जरूर आएंगे। सोमवार से उनके प्रैक्टिकल शुरू होने वाले थे, सो अगले हफ्ते मिलने की गुंजाइश नहीं थी। मैंने उनको समझाने के लिए कहा, भाभी वो आजकल उनको काम बहुत ज्यादा रहता है, शाम को भी बहुत देर से लौटते हैं। कह रहे थे इस बार शनिवार को भी जाना पड़ेगा। मेरी बातों ने उनकी मायूसी कम करने के बजाय और बढ़ा दी। उनके आंखों के किनारों पे कुछ नमी इकट्ठा होने लगी। जैसे जैसे उनका यकीन बिखर रहा था, वैसे वैसे उनकी आंखों की नमी गाढ़ी होकर बूंद की शक्ल ले रही थी। अचानक घर के बाहर एक स्कूटर के रुकने की आवाज आई। भाभी दौड़ के छत की मुंडेर पे जा पहुंची। भाभी की पसंदीदा आइसक्रीम लेके भैया ऊपर आ रहे थे। दरवाजा खोलने से पहले उन्होंने ऊपर देखा और एक हल्की सी मुस्कुराहट अपने होठों पे बिखेर दी। भाभी की आंखें रुकने के बजाय और तेज बहने लगीं। गम के आंसू खुशी के बन गए थे। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। डिप्लोमा खत्म होते इधर भाभी ने नौकरी की ढूंढ शुरू कर दी, तो उधर उनके घर वालों ने भाभी के लिए एक अच्छे लड़के की। कुंडली, टिपड़ा, जन्मपत्री आंटी की जबान पे एक ही शब्द के पर्यायवाची घूमते रहते थे। आंटी उन दिनों लगभग 1 किलो आलू के चिप्स, बादाम वाले बिस्किट, किशमिश वाली नमकीन और न जाने क्या क्या खरीद के ले आई थी। 3 बेटियों की शादी का तजुर्बा रखने वाली आंटी जानती थी कि रिश्ते एक बार में नहीं बनते। मुलाकातों और चाय पानी के कई दौर होंगे, उसके बाद मोल भाव होगा। उसके बाद पीएफ से लोन लेके बेटी के गहने खरीदे जाएंगे। एक के बाद एक 3 शादियां करवा लेने के बाद जैसे अंकल और आंटी को इस प्रोसेस की अच्छी जानकारी हो गई थी। भाभी को ये सब ढोंग लगता था और पिताजी से इसकी शिकायत भी करती थी, लेकिन इस बारे में बात करने पे अक्सर उनको बहुत डांट पड़ती थी।
सरकारी नौकरी में अपनी जिंदगी बिता देने के बाद अंकल जी जैसे घड़ी के गुलाम हो गए थे। एक ढर्रे में जीना जो पहले मजबूरी थी, अब आदत बन चुकी थी। सर के बालों की तरह उनके कपड़ों के रंग भी हल्के हो गए थे। दूसरी तरफ आंटी ने थकान और आराम को पुराने संदूक में बंद करके रख दिया था। 5 बेटियों की जिम्मेदारी ने उनको बेहद कामकाजी और धार्मिक बना दिया था। मैं जब भी उनकी रसोई में जाता, उनके हाथ किसी न किसी काम में उलझे ही रहते। भाभी अक्सर कुछ बातें भैया को बताया करती। दोनों के प्यार की जानकारी अंकल आंटी को नहीं थी, इसलिए भाभी के लिए लड़का ढूंढना लाजमी सी बात थी। अपने मम्मी पापा की इस जल्दबाजी से भाभी अक्सर नाराज हो जाती थी, लेकिन उनकी मजबूरी समझती भी थी। रिटायरमेंट से पहले उनको अपनी सबसे छोटी बेटी की शादी करनी थी। उस वक्त घर वालों के खिलाफ जाके शादी करना फिल्मी बातें थीं। उस पे लव मैरिज तो और भी कम होती थी। भाभी के सामने दोधारी तलवार थी। अगर भैया के बारे में अंकल जी को बताती तो उनके गुस्से का डर था, अगर नहीं बताती तो किसी अनजान लड़के से उनकी बात पक्की हो सकती थी। दोनों पशोपेश में ही थे। भाभी के जिद्दी स्वभाव से अंकल जी भी वाकिफ थे। उनको मनाने की जब सारी कोशिशें बेकार हो गईं तो उन्होंने एक नायाब तरीका निकाला। संडे के दिन जब भाभी ने आंटी को कढ़ाई में ढेर सारे चिप्स तलते हुए देखा तो उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने चिप्स का एक टुकड़ा मुंह में डालते हुए पूछा, कौन आ रहा है माँ? आंटी ने मुस्कुरा के कहा, तेरे पिताजी के पुराने दोस्त हैं, इनके लड़के की नौकरी लग गई है, सरकारी नौकरी, इसी बहाने मिलने आ रहे। भाभी को जरा भी शक नहीं हुआ कि ये सारी फील्डिंग उन्हीं के लिए लगाई जा रही है। बहरहाल मेहमान आए, पुरानी बातें हुई, भाभी ने चिप्स और चाय की सप्लाई भी की। पापा के दोस्त उनको देख के मुस्कुराए भी। यहां तक सब ठीक ठाक प्लानिंग के मुताबिक चल रहा था। भाभी को थोड़ा शक हुआ भी, लेकिन बात आई गई हो गई। उनके जाने के बाद आंटी ने भाभी से उनसे लड़के के बारे में पूछा, कैसा लगा तुझको संतोष? भाभी ने लापरवाही से जवाब दिया, ठीक है, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? आंटी दोबारा मुस्कुराई, तेरे पापा उनसे तेरे रिश्ते की बात कर रहे थे। घर में शांति से कहे गए उस दिन के वो आखिरी शब्द थे। भाभी ने उसके बाद पूरे घर में कोहराम मचा दिया। आपने सोच भी कैसे लिया कि बगैर मुझको बताए आप मेरे रिश्ते की बात तय कर देंगे? मैं आपकी बेटी हूं, कोई गाय भैंस नहीं हूं कि आप जहां मर्जी आए वहां बांध देंगे। भाभी गुस्से में मुड़ी ही थी कि अचानक उनकी आवाज बंद हो गई। अपने तमतमाए हुए चेहरे के साथ पापा किचन की दहलीज पे खड़े थे। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। पापा को गुस्से में देख के एक बार तो भाभी ठिठक गई थी, लेकिन वो जानती थी कि इस मुद्दे पे वो सही है। उन्होंने बात शुरू ही की थी कि अंकल जी बरस पड़े। 5 साल रह गए मेरे रिटायरमेंट को, अभी कुन्नू की पढ़ाई का खर्चा भी है, अगले 2 सालों में शादी करना और भी महंगा हो जाएगा। जितना तूने पढ़ना चाहा उतना हमने तुझको पढ़ाया, अब तू हमसे चाहती क्या है? भाभी ने कुछ नहीं कहा। उस रोज वो सारा दिन अपने तकिया में मुंह ढक के रोती रही। मैंने उनकी तकिया को छू के देखा तो वो पूरी तरह से भीगी हुई थी। भैया के नाम की चिट्ठी लेके मैं उस दिन यही सोच रहा था कि प्यार में सब अच्छा अच्छा नहीं होता, कभी कभी लोग रोते भी हैं। भैया के घर हालात एकदम उल्टे थे। उनके बड़े भाई यानी टप्पी भैया की शादी के बाद ही भैया का नंबर आना था, और टप्पी भैया की लंबाई के कारण उनके लिए लड़की मिलना बेहद मुश्किल हो रहा था। सो फिलहाल डंपी भैया की शादी के बारे में घर में कोई बात ही नहीं हो रही थी। बहरहाल इस पूरे घटनाक्रम ने शनिवार की मुलाकातों पर गहरा असर छोड़ा था। मुस्कुराहटों और तारीफों की जगह शिकायतों और इल्जामों ने ले ली थी। एक दिन तो भाभी ने झल्ला के कह ही दिया, अगर तुम्हारे टप्पी भैया की शादी नहीं होती तो क्या तुम सारी जिंदगी कुंवारे रहोगे? अरे मैं यार धर्म संकट में पड़ गई हूं, मैं मम्मी से क्या कहूं जाके कि अभी 2-3 साल लग जाएंगे। करीब घंटे भर से भाभी की शिकायतों को चुपचाप सुन रहे भैया के सब्र का बांध इस बात को सुन के टूट गया। तुमको क्या लग रहा है मैं शौक से देरी कर रहा हूं? एक तो मम्मी पापा भैया के लिए लड़की न मिलने के कारण परेशान है, ऊपर से मैं उनसे जाके कह दूं कि ठीक है नहीं हो रही भैया की शादी, कोई बात नहीं मेरी कर दो। तुमको तो सिर्फ अपना दिखाई देता है ना। इतिहास गवाह है कि प्रेमिकाओं को इस तरह के जवाब सुनने की आदत नहीं होती। भाभी ने भी वही किया जो हमेशा होता आया है। भैया की लाई हुई चॉकलेट उन्हीं की गोद में पटक के वो अपने कमरे में चली गई। चॉकलेट तो बहुत स्वादिष्ट थी, लेकिन आगे जो होना था उसका जायका दोनों परिवारों को थोड़ा तीखा लगने वाला था। दिन ब दिन भाभी पे शादी का दबाव बढ़ने लगा था।
मम्मियाँ ऐसे मौक़ों के लिए इमोशनल हथियार तैयार करके रखती हैं। अब तो तबीयत भी ठीक नहीं रहती, मेरे जिंदा रहते रहते शादी कर ले बेटा, फिर मैं चैन से मर सकूंगी। अचार से लेके विचार तक किसी भी बात को आंटी मोड़ के शादी तक ले ही आती थी। हुआ यूं कि भाभी को देखने आए अंकल के दोस्त और उनके बेटे को भाभी पसंद आ चुकी थी। अब ऐसे मौके को भाभी के माता पिता कैसे जाने देते। उधर डंपी भैया ने टप्पी भैया की शादी में एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। उन्होंने शहर के तमाम अखबारों और मैरिज ब्यूरोज में टप्पी भैया की तस्वीर और उनके गुणों का बखान करता एक ब्यौरा भिजवा दिया। उनकी इस बेकरारी को भाई के लिए उमड़ा प्यार समझा गया, लेकिन असल में वो ये काम भाभी के दबाव में आके कर रहे थे। उस शनिवार को मुलाकात टाल दी गई थी क्योंकि भाभी का सारा परिवार घर पे आया हुआ था। भाभी को मनवाने के लिए तीनों बड़ी बहनों का डेलीगेशन भी आया था। अंकल जी पूरी तरह से निश्चिंत थे कि अब तो उनकी बेटी मान ही जाएगी। शाम होते ही जब भाभी उनके कमरे में पहुंची तो किसी पॉजिटिव जवाब की उम्मीद में बैठे थे। भाभी ने कहा, पापा आपसे एक बात करनी है। अंकल के भीतर की ममता जाग उठी। बोल बेटा। पापा मैं संतोष से शादी नहीं कर सकती। अंकल के चेहरे की सारी ममता एक झटके में जाने कहां उड़ गई। उन्होंने कड़क आवाज में कहा, क्यों? भाभी ने आंखों में आए आंसुओं को पोंछते हुए कहा, मैं किसी और को पसंद करती हूं पापा। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। भाभी ने अपने मन की बात पिताजी के सामने रख तो दी थी, लेकिन अंकल जी के खानदान में प्रेम विवाह का चलन नहीं था। उनकी समझ में तो शादी ब्याह एक सामाजिक काम था। प्यार व्यार उनके लिए फिल्मी शब्द थे। जब किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं सूझी तो अंकल जी कड़क आवाज में चिल्लाए, सुषमा! आंटी के आते ही और पहले से भी तेज आवाज में बोले, ले जा इसको मेरे सामने से। अगले एक हफ्ते तक अंकल जी इसी बात को हजम करते रहे कि उनकी बेटी को प्यार हो गया है। वही बचकाना प्यार जो फिल्मों में दिखाया जाता है। बच्चों पे हाथ उठाना या उनको भला बुरा कहना अंकल जी की फितरत नहीं थी। प्रोटेस्ट के तौर पे उन्होंने भाभी से बात करना बंद कर दिया। हर रोज आंटी से यही चर्चा करते कि उनकी आंखों के सामने ये सब हुआ कैसे, और अगर हो गया तो वो है कौन जिससे हुआ है। इस दौरान बहनों का भी एक सम्मेलन हुआ जिसमें भैया को आम राय से पसंद कर लिया गया। भाभी की पसंद और बहादुरी की तारीफ भी हुई। आखिर में तय यह हुआ कि आंटी अंकल जी को मनाने और भैया से मिलने के लिए राजी करेंगी। इधर जबरदस्त दबाव में आके जब डंपी भैया ने भाभी से शादी करने की इच्छा अपने घर वालों के आगे जाहिर की तो मामा जी गुस्से में बोले, तुझको बड़ी जल्दी हो रही शादी करने की? अपने लिए लड़की भी ढूंढ ली? अरे इतना कुछ तय कर लिया तो हमसे क्या पूछ रहा है? लोग क्या कहेंगे? बड़े का रिश्ता हुआ नहीं, छोटा शनाई लेके तैयार बैठा है। कुल मिला के डंपी भैया के प्रस्ताव को उन हालात में आउट ऑफ फोकस रखा गया। भैया का अपनी पसंद की लड़की ढूंढ लाना मामा जी के भी गले नहीं उतरा था, मगर उन्होंने भैया का लड़कपन समझ के इसको भुला दिया। इन दिनों भाभी के पापा ने घर में बोलना कम कर दिया था। उनकी चुप्पी से परेशान होकर आंटी ने उनसे कहा, खाना कैसे बनाए? अंकल ने थाली पे नजर जमाते हुए जवाब दिया, ठीक है। आंटी ने कहा, अब गुस्सा छोड़ भी दो, आपका ऐसा चुप चुप रहना अच्छा नहीं लगता। अंकल ने धीमी आवाज में जवाब दिया, सुषमा मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी मुझसे धोखा करेगी। हमारी बेटी हमारी पीठ पीछे किसी लड़के से मिल रही है और हमको पता भी नहीं। आंटी समझ गई थी कि अब बात रखने का सही मौका है। विक्रम नाम है उसका। अन्नी, रिंकी और पूजा मिले उससे। अच्छी नौकरी करता है। अगर घर खानदान अच्छा है तो फिर बुराई क्या है? सुषमा तुम समझ नहीं रही हो, मैं अपने दोस्त को क्या जवाब दूंगा? आंटी ने कहा, और अगर बेटी ने ऐसा वैसा कुछ कर लिया तो खुद को क्या जवाब दोगे? वैसे मम्मियां हर घर की समझदार होती हैं क्योंकि ये बच्चों और उनके पापा दोनों के करीब होती हैं। भैया को कई दिनों से परेशान देख मामी ने मामा को एक दिन टोक ही दिया, अरे जब डंपी कह रहा है तो एक बार उसकी बात सुन तो लो। मामा ने टिपिकल पापा वाला जवाब दिया, वरना तुम कैसी बातें कर रही हो? पता नहीं किसके साथ घूम रहा है और तुम कह रही हो उसके साथ शादी कर दूं? मामी ने जवाब पहले ही तैयार कर रखा था। अगर आपको अपने बच्चों पे भरोसा नहीं है तो इसका मतलब आपको अपने संस्कारों पे भरोसा नहीं है। अरे एक बार लड़की के बारे में पता तो करो। अगर सब ठीक हुआ तो टप्पी की शादी तक दोनों की सगाई करवा देंगे। बात मामा जी को भी गलत नहीं लगी, तो आखिरकार दोनों तरफ की मम्मियों के लगातार दबाव के कारण दोनों तरफ के पापाओं को झुकना पड़ा और मुलाकात का दिन और स्थान तय हो गया। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से
यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। भैया और भाभी के परिवारों की मुलाकात शहर के कोजी रेस्टोरेंट में हुई थी, जिसमें नाम के अलावा कुछ भी कोजी नहीं था। थोड़ा ठीक ठाक होने के कारण बाहर खाने के लिए लोग यहीं आते थे। मैं और दीदी पास वाली टेबल से सारा लाइव टेलीकास्ट देख रहे थे। पहले तो कोई एक अजीब सी चुप्पी छाई रही, मगर सुषमा आंटी ने बात की शुरुआत कर दी। आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई आपको? मामी ने उसी प्रेम से जवाब दिया, नहीं बहन जी, जब इरादा नेक हो तो दिक्कत की क्या परवाह करना। वंदना आंटी को स्टार्ट मिल चुका था। हमने तो जी बात चला रखी थी, मगर बच्चों ने तो अपने आप ही, खैर जो इनकी खुशी वही हमारी खुशी। इस बार मामा जी ने सवाल पूछा, लड़की कितना पढ़ी है आपकी? मामी ने जवाब दिया, जी टेलरिंग में डिप्लोमा किया है, आजकल नौकरी तलाश कर रही है। अभी आंटी की बात खत्म हुई ही थी कि अंकल ने सवाल पूछ लिया, बेटा कहाँ नौकरी करता है आपका? इस बार मामी ने जवाब दिया, जी इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी में इंजीनियर है। धीरे धीरे एक पैटर्न सा बन गया। सवाल ज्यादातर अंकल और मामा जी पूछते थे, जवाब या तो मामी या सुषमा आंटी देती थी। बातों ही बातों में एक दूसरे के घर की लगभग सारी जानकारियां एक दूसरे के साथ शेयर कर दी गईं। इस पूरी बातचीत में पापाओं की भूमिका सीमित ही रही थी, मगर रिश्ते के लिए जरूरी सारी जानकारियां उन्होंने इकट्ठा कर ली थी। भाभी और भैया कनखियों से एक दूसरे को देख रहे थे। पूछताछ का इस सिलसिला जैसे ही ठंडा पड़ा, वंदना आंटी ने मामी से पूछा, आप लोग नॉनवेज खाते हैं? इतना सुनते ही मामा की त्योरियां चढ़ गईं। उनके जनेऊ पे नजर जाते ही आंटी ने बात को संभाल लिया, चलो अच्छा है, हम भी नहीं खाते। शाही पनीर और दाल मखनी के बीच भैया और भाभी की बात कुछ जमती नजर आ रही थी। घरेलू बातों का जिक्र आते ही मामी और वंदना आंटी ने मोर्चा संभाल लिया, मगर मामा और अंकल अब भी थोड़ा दूर दूर ही रहे। शादी की बातों के अलावा वहां सारी बातें हो रही थीं। दरअसल मामा जी के दिमाग में टप्पी भैया की शादी का ख्याल घूम रहा था और अंकल जी अपने दोस्त को दिए वादे के बारे में सोच रहे थे, मगर मुश्किल ये थी कि दोनों अपने घर वालों को नाराज भी नहीं कर सकते थे। प्लेट और चम्मच की आवाजों के बीच मामा जी ने अचानक खाना रोक के कहा, देखिए भाई साहब, हमको लड़की पसंद है, बस जरा बुजुर्गों की तसल्ली भी हो जाए। हमारी अम्मा का ज्योतिष में बड़ा विश्वास है, अगर आप लड़की की कुंडली भिजवा दें तो मिलान करके हम भी संतुष्ट हो जाएं। एक पल को सबके कौर मुंह में जाते जाते रुक गए। भाभी का चेहरा तो जैसे पीला पड़ गया। मंगल से जुड़े जिस शब्द की उन्होंने आज तक परवाह नहीं की थी, वो समस्या बन के आज सामने खड़ा था। अंकल जी तुरंत इस प्रस्ताव को मान गए। जी बिल्कुल, शादी ब्याह के मामले में रिस्क नहीं लेना चाहिए। आप भी हमको लड़के की कुंडली भेज दीजिएगा, अपनी ओर से हम भी तसल्ली कर लें। पूरी मुलाकात में दोनों एक दूसरे से पहली बार सहमत दिखाई दिए थे। भैया के लिए खाना निगलना अब तक बेहद मुश्किल हो चुका था। थाली आगे सरका के उन्होंने अपना सर पकड़ लिया। तमाम मुश्किलों और तमाम पड़ावों को पार करके उनकी प्रेम कहानी आखिरकार सेमीफाइनल में अटक गई थी। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। भैया और भाभी के रिश्ते की बात एक अजीब से कोमा में आके अटक गई थी। हर कोई अपनी अपनी जगह परेशान था। भैया और भाभी सोच रहे थे कि एक कुंडली वाली शर्त के कारण कहीं उनके रिश्ते की बात बिगड़ न जाए। घर वालों के इनकार करने पे वो क्या करेंगे, ये प्यार में अब तक उन्होंने सोचा नहीं था। मामा जी और अंकल को इस बात की परेशानी थी कि कहीं कुंडली मिल गई तो उनको न चाह के भी शादी के लिए हाँ करनी पड़ेगी। इन सबको परेशान देख के मामी और सुषमा आंटी और भी परेशान होती। न कोई कुंडली लेने को तैयार, न कोई देने को। जब चुप्पी की मियाद एक हफ्ते से ज्यादा हो गई तो भाभी ने भैया को एक डांट भरी चिट्ठी लिखी, जिसको गुड फॉर नथिंग जैसे मुहावरे पे खत्म किया गया था। टेबल पे रखी चिट्ठी पे मुझको बस इतना ही दिखाई दिया था, प्रेमिकाएं अपने प्रेमियों को जगाने के लिए अक्सर इस तरह की ललकार का इस्तेमाल करती हैं जो 90% प्रेमियों पर काम कर जाती है। हमारे भैया उन्हीं 90% में एक थे। शाम को घर लौटते ही मामा जी के कमरे में जाके बोले, पापा आप कुंडली भिजवाएंगे या नहीं? भैया छोटे होते तो मामा 2 झापड़ मार के उनको शांत करवा देते, मगर उनके बिगड़े हुए मिजाज के आगे मामा जी को हार माननी ही पड़ी। पूजा की अलमारी में पड़े परिवार के धार्मिक रिकॉर्ड में से पूरे 1 घंटे की तलाशी के बाद उनको जन्मपत्री मिल ही गई। वो शायद पहला शनिवार रहा होगा
जब भैया सबकी मौजूदगी में भाभी के घर पहुंचे। पंडित जी नाश्ते का आखिरी लड्डू खत्म कर रहे थे। भैया को देख के मुस्कुराए, बोले, आ गए जजमान। भैया ने कुंडली उनको थमा के अपने आने की कंफर्मेशन दर्ज कराई। उसके बाद अपना चश्मा चढ़ा के उन्होंने भैया और भाभी के ग्रहों के साथ लगभग 1 घंटा गुत्थम गुत्था की। इस दौरान अंकल जी के चेहरे के भाव लगातार बदलते रहे। आखिर में चश्मा उतार के पंडित जी बोले, मैंने आज तक इतना बढ़िया मिलान देखा ही नहीं, पूरे 36 गुण मिले हैं जजमान। करीब 2 दिन के बाद इसी तरह की बैठक भैया के घर में हुई। यहां भी मामा जी के पंडित ने उनको हरी झंडी दिखा दी। आखिरकार तमाम तरह की मुश्किलों और टाल मटोल के बाद भैया और भाभी की सगाई हो गई। सगाई वाले दिन जब सब लोग खाने में मसरूफ थे तो भाभी ने भैया से पूछा, मुझको अब तक समझ में नहीं आया कि मेरी कुंडली तुम्हारी कुंडली से मैच कैसे कर गई। भैया ने मुस्कुरा के कहा, जो तुम्हारे घर में दिखाई गई थी वो मेरी कुंडली थी ही नहीं। हैरानी के मारे भाभी की आंखें खुली की खुली रह गईं। हैं? तो किसकी थी? भैया ने जवाब दिया, वो कुंडली मैंने स्पेशल बनाई थी ताकि तुम्हारी कुंडली से मेल खा जाए। मैंने तुम्हारे घर में अपनी और अपने घर में तुम्हारी कुंडली बदल के दिखाई थी ताकि हमारे घर वालों को कोई बहाना न मिले। यू नो, आई एम गुड फॉर एटलीस्ट समथिंग। भाभी के चेहरे पर संजीदगी आ गई। और अगर तुमको कुछ हो गया तो? भैया बोले, पगली, दुनिया में सारी शादियां कुंडली देख के थोड़े होती हैं। फिर भी लोग जीते हैं। जहां प्यार होता है वहां भगवान भी साथ होता है। इसको इस जोड़ी का गुड लक ही कहा जाएगा कि सगाई के लगभग 1 महीने बाद टप्पी भैया की शादी भी तय हो गई। भैया और भाभी की शादी को अब लगभग 12 साल हो चुके हैं। उनकी 2 बहुत प्यारी बेटियां हैं। आज भी उनको साथ देख के मैं वही गाना गाता हूं, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। भाभी झेप जाती हैं और भैया मुस्कुरा देते हैं। बस इतनी सी थी कहानी।